ऐसा है, जनसंख्या जब तक बढ़ती रहेगी, जब तक जनगणना जातीय आधार पर नहीं होगी। जनगणना किसी भी कीमत पर जातीय आधार पर होनी ही चाहिए, तब यह स्पष्ट होगा कि किसके कितने बच्चे हैं। अब आज तो एक एक मुसलमान के घर में 18-18 बच्चे हो जाते हैं, तो बढ़नी है जनसंख्या। इसको नियंत्रण करना पड़ेगा कानून के द्वारा। स्पष्ट होगा कि कोई भी स्त्री 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और अगर कोई करेगी तो उस पर 10 लाख से 50 लाख तक की पेनल्टी लगेगी। जब तक ये कड़ा कानून नहीं होगा, राष्ट्रीय सेवक संघ चिल्ला चिल्ला कर कहती है जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, ये एक कानून होना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? इसलिए जनसंख्या के नियंत्रण के बाद जातीय नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, मैं आपके चैनल में, अन्य चैनलों में 10 बार इंटरव्यू दे चुका हूं। कश्मीर समस्या का समाधान कोई नहीं है। लोग पियोगे इज नॉट द सॉल्यूशन। आप पियोगे, ले भी लोगे तो क्या हो, बढ़ेगी तो मुस्लिम जनसंख्या ही। सॉल्यूशन एक ही है, ज्यादा से ज्यादा गैर मुसलमानों को कश्मीर में बसाना, हिंदुओं को बसाना, बिहारियों को बसाना, मजदूरों को बसाना, उद्योगपतियों को बसाना, सब करके कश्मीर के अंदर। जब तक जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा, कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान कभी नहीं होगा। सर, राजस्थान में एक बार फिर जाट और राजपूत आमने सामने होने की कगार पे आ गए। एक तरफ राजपूतों की तरफ से बयान आता है कि 8 तारीख को हम करनाल में वो करेंगे, करवास में करेंगे, महारैली करेंगे। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल कुछ इस तरीके के कोई शब्द बोले, लेकिन उन्होंने किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई। लेकिन फिर भी पता नहीं दोनों समाज एक दूसरे पर हावी कैसे हो रहे। ये तो प्रतियोगिता है, दुश्मनी नहीं है। हर समाज आगे बढ़ना चाहता है। जहां तक जाटों का सवाल है, जाटों ने अगर राजपूतों का ही विरोध किया होता तो नाथुराम मिर्जा की मदद के कल्याण सिंह कालू एमपी का चुनाव नहीं जीतते। मारवाड़ की राजनीति में खेत सिंह और परशुराम की मित्रता इतने लंबे अरसे तक चलती नहीं, इसलिए ये सब निजी बात है। अरे चुरू में भी राजेंद्र राठौड़ जीता तो कस्बा की मदद से ही था ना। जब ऐसी बातें कहते हैं, संबंध व्यक्तिगत होते हैं, जाति से जाति के संबंध न तो होते हैं न टूटते हैं। इसलिए ये सब बकवास है। लोग गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं। मेरी नजर में तो जाट और राजपूत दोनों सशक्त कम्युनिटीज है। दोनों की उपस्थिति और दोनों की प्रेजेंस और दोनों का विकास और दोनों की प्रोग्रेस प्रदेश की प्रोग्रेस है। इसको मानना पड़ेगा। मैं दृढ़ इच्छा के साथ कहता हूं कि अफवाह कोई कितनी भी उड़ा दे, जाट राजपूत संघर्ष कभी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना ही अपराध हो जाएगा, देश के लिए, प्रदेश के लिए घातक हो जाएगा। मेरे को पक्का विश्वास है कि राजस्थान के सारे वरिष्ठ नेता मिलकर के इसको रोकेंगे। या कि मुख्यमंत्री के बस का ही रोक अकेले का नहीं है, सबको मिलकर यह काम सर, करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। मैं मुख्यमंत्री के संबंध में, पदासीन मुख्यमंत्री हैं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री मानता हूं और मुख्यमंत्री के पद का सम्मान करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं जिस आदमी को पूरी तरह से जानता नहीं हूं, जिसके साथ रहता नहीं हूं, जिसको पहचानता नहीं हूं, जिसके साथ मेरे अनुबंध और संबंध नहीं है, उस पर मैं कमेंट नहीं करता। इसलिए मुख्यमंत्री पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर, हनुमान बेनीवाल काफी दिनों से, महीने भर से संघर्ष कर रहे हैं, आरपीएससी बंद करो और एसआई भर्ती रद्द करो। ये संघर्ष तो क्योड़ीलाल जी बरसों से कर रहे हैं। हनुमान ने वही किया जो डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा कहता है। डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा को न मानना किसी भी प्रशासन के लिए उचित नहीं होगा। क्योड़ीलाल जी के बारे में एक ही बात कहता हूं, जो भ्रष्टाचार को करे हलाल वो होता है किरोड़ी लाल। भ्रष्टाचार को हलाल कर रहा है किरोड़ी, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकत बनानी चाहिए। जब वो कोई अच्छा काम करता है तो आपको ताली बजानी चाहिए। उसको अवॉइड करना, उसकी अवहेलना करना, ये कोई उचित बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार में कोई परिवर्तन हो, सरकार रहे तो रहे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किरोड़ी लाल जो बात उठाता है, चाहे उसका खाद का मामला उठाया हो किशनगढ़ में, कल गंगानगर में भी उठाया है, तो उसके हर कदम के अंदर ईमानदारी की खुशबू आती है।
और जो उसका विरोध करके उसको अवॉइड करते हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ, आपने स्पष्ट अच्छा उठाया है। हनुमान बेनीवाल ने भी जो बात कही है, किरोड़ीलाल जी की तो कही भी बात है, इन दोनों के विचार मिलते हैं। जब किरोड़ीलाल जी हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम में जाने लगे तो बड़ी राजनीतिक बकवास हुई। मैं एक बात पूछता हूँ, अगर मुद्दे कॉमन है तो पार्टियां क्या करेगी? पार्टियों का क्या रोल है? अगर मुद्दे अलग अलग हो और अपनी पार्टी के मुद्दे के खिलाफ कोई जाए तो वो पार्टी की गतिविधि कही जाएगी। आज तक तो किसी ने भी नहीं कहा, आरएसएस ने नहीं कहा कि किरोड़ीलाल का मुद्दा गलत है, अब बड़े बड़े अधिकारियों ने नहीं कहा, न्यायालय ने नहीं कहा, हनुमान बेनीवाल ने नहीं कहा, सभी कहते हैं कि मुद्दा अच्छा है। इसलिए किरोड़ीलाल को समझने के लिए, जहां तक मैं जानता हूं, जिस प्रकार से राजा कालिदास को अंत में समझने के लिए विद्युत्तमा को पंडितों का सहारा लेना पड़ा, तो किरोड़ीलाल मीणा को समझने के लिए इस सरकार को एक टीम बनानी चाहिए। हर आदमी किरोड़ीलाल को समझ नहीं सकता। सर आरपीएससी बंद करने के लिए सबसे पहले सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया था। क्या बुरा है? उठाया होगा। उसके बाद में किरोड़ीलाल जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाना, आरपीएससी को बंद करना। लेकिन अब वो दोनों लगता है काफी दूर है उस चीज से। और किरोड़ीलाल जी तो फिर भी हनुमान बेनीवाल के धरने पे एक बार आए थे मिलने के लिए। अभी ये मैं इन बातों में नहीं पढ़ता, ये राजनीतिक गतिविधि है, इस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। पर मैं इतना जानता हूं कि किरोड़ीलाल हर मुद्दे पर जो उचित मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार के विरोध में होगा, कड़ा कदम उठाएंगे। और ये नहीं है कि बिना जांच पड़ताल हर एक आदमी को मौत की रिकमेंडेशन करेंगे, आज ऐसा नहीं होगा। किरोड़ीलाल जी मौका भी देंगे, सुधरने का भी मौका देंगे, समझने का भी मौका देंगे, पर भ्रष्टाचार का विरोध करना उनका परम लक्ष्य आज तक रहा है। मैं इसीलिए उनको मानता हूँ एकमात्र आदमी है भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार के सामने अड़िग होकर के, खड़ा होकर के लड़ता है। आई लाइक किरोड़ीलाल। सर आजकल किरोड़ीलाल जी खुद ही छापेमारी कर रहे हैं। क्या बुराई है? खाद यूरिया बीज की खुद खुद नहीं करा, सरकार कर रही है। मंत्री भी सरकार का ही तो पार्ट है। मंत्रियों में अहंकार आ जाता है कि हमारे तो सबॉर्डिनेट सब कर लेंगे, वो फेल हो जाते हैं। जब मंत्री खुद मैदान में उतरता है तस्वीर सामने आती है। आई हाईली अप्रिशिएट। बट किरोड़ीलाल जी ने कभी यही नहीं कहा कि सारे के सारे अपराधी पूर्व हो गए। पकड़ा गया भ्रष्टाचार, मिलावट पकड़ी गई है, नकली खाद पकड़ी गई है, तो उठाना इनका काम है। इन्होंने कभी किसी की रिकमेंडेशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से तो मना नहीं किया। जो लोग पकड़े गए वो कहे कि हम गलत नहीं है, वो कहे कि हमने किस कंपनी का माल काम में लिया है, हमको सप्लाई रॉ मेटेरियल कौन था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन कंपनियों को गलत रॉ मेटेरियल सप्लाई किया है। किरोड़ीलाल जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे के लिए सारे देश का किसान उनका आभारी रहेगा। और इन बड़ियों में भी अक्कल आएगी कि काम करना है तो शुद्धता से करना पड़ेगा। सर एक पर्सन अलग हटके कर लेते हैं अपन, जो जैन समाज पे जिस तरीके से बातें आ रही है, जो हमले हो रहे हैं, उसके लिए कोई सरकार कोई कदम नहीं उठा रही? उठाना पड़ेगा। ये तो देश का जैन समाज एक हो जाए और तय कर दे कि हमारा नेता एक या दो ही है, जैन समाज एक दर्जन आदमी, तो सरकार किसकी बात माने? जैन समाज ने अभी मुंबई की बात करो, मेरे पास खबर है कि 2-3 दिन से मुंबई, मद्रास और बेंगलोर के जैन समाजों के प्रतिनिधि दिल्ली में, मुंबई में मिले हैं। क्या होता है? मुंबई के जैन समाज में जब सत्ता देने का मौका आता है तो प्रमोद मार्गी की झुटन से जो आदमी पैदा हुए हैं उनको मौका मिल जाता है, अच्छे जैनों को मिलता ही नहीं है। समझे आप? सहेल भाई शाह को नहीं मिलता है, गणपत कोठारी को नहीं मिलता है, हार्दिक उंडिया को नहीं मिलता है। कितने नाम बताओ कि कितने लोग हैं, मगर जब मौका आता है सत्ता में देने का तो जो बहुत ज्यादा धनाढ़ है। जब तक जैन समाज धनाढ़ लोगों के चंगुल से मुक्त होकर साधारण जैनों का समाज का नेतृत्व नहीं देगा तब तक जैन समाज का ऐसी हत्या होती है, बरसों से हो रही है, खूब हो रहे हैं, हम लोग खूब इंटरव्यू दिए। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अब जैनों को भी अपना नेतृत्व केवल पैसे वालों के हाथ में न दे करके उनको देना चाहिए जो एक जैन दूसरे जैन की लड़ाई लड़ सके। मैं जब जैन कैबिनेट मंत्री
कि इस तरह पे यहाँ था। मैं कई जैन बनाए मैंने, मुझे बुला करके बोले चीफ मिनिस्टर कि आपने जैन बनाए, तो मैंने कहा आपने भी तो अपनी जाति के लोग बनाए, इसमें क्या बात है, क्या बुराई है? पर जनों में एकता है नहीं, पैसा बहुत है, जिसके पास जितना पैसा उसको सलाम। हमारी एक संस्था है जिट्टो, अच्छी संस्था है, बच्चों को पढ़ाती है, और वो ये कहते हैं हम आईएएस आईपीएस आईपीएस आईएएस तो किसी के लाने से नहीं आता है, विद्यार्थी और छात्र स्वयं अपनी ताकत पे आता है, फिर भी वो ट्रेनिंग देते हैं। इट्स ए गुड एक्ट। पर क्या इनका यही काम है? इतनी बड़ी हत्याएं हुई है जैनों की, जीटो बोलता क्यों नहीं है? जीटो को तो चाहिए कि बहुत बड़ी देश की भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री के निवास पर जाए और बताए कि जैन साधुओं की हत्या हो रही। निष्पाप, निष्पक्ष, ईमानदार, संयमी, दृढ़ चरित्र वाले जनों की हत्या, और आप खामोश हो। लोग कहते एक्सीडेंट हो गया, तो और तो किसी जाति के साधुओं का एक्सीडेंट नहीं होता है, केवल जैन साधुओं का क्यों होता है? अभी पाली में विभत्स घटना हुई, मैं पाली में उस घटना के लिए तो आश्चर्य है कि ड्राइवर को पकड़ भी लिया गया और 2 घंटे बाद छोड़ भी दिया गया। आश्चर्य नहीं, दुख की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ पाली का प्रशासन कोई गलत नहीं है, वहां का जिलाधीश और उनका पूरी इच्छा है कि इसकी जांच हो, नहीं चले तो नहीं चले, कानून कानून है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, इसका पाली वाली स्पेसिफिक घटना, इसकी आड़ में एक कमेटी बननी चाहिए, और ये काम स्पष्ट पुलिस का नहीं है, सीआईडी पुलिस का काम है। पता लगाए कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुए, कौन कौन एक्सीडेंट करता है, हर एक्सीडेंट के पीछे कौन कौन है, उनके उद्देश्य क्या है। जब सीआईडी जांच करेगी तभी तो असलियत आएगी। सर बात केंद्र सरकार की करें या स्टेट गवर्नमेंट की करें, जैन समाज की कितनी भागीदारी? जीरो। कारण काय की भागीदारी? हम 1944 लोकसभा में मेंबर थे, पूरे देश में एक भी नहीं है, कारण राज्यसभा में भी नहीं है। कारण ये संगठित नहीं है, सब जानते हैं ये नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, ये समाज केवल चिल्ला के रह जाएगा। जिस दिन जैन समाज अपने को उतर आएगा और नुकसान करोगी नीति अपनाएगा, हो सकता है सरकारी काम रुक जाए जैनों के, रुक जाए थोड़ा दिन, उस दिन अकल ठीक हो जाएगी। मैं राजस्थान में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बता सकता हूँ जहाँ जैन अगर तय कर लेंगे तो जिसको चाहेंगे वही एमपी बनेगा, मगर करने का अर्थ नहीं है, संघर्षशील करते नहीं है। सरकारें जैनों में उनको चुनती है जो नपुंसक होते हैं, जिनके हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है। पाली के जब भी एमपी बने थे ऐसे ही बने। एक अच्छा आदमी एमपी बना था, गुमान लोढ़ा, मेरे निजी मित्र थे, तो गुमान लोढ़ा ने बहुत किया, गुमान लोढ़ा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी मेहरबानी से जाटों को आरक्षण में मुझे बहुत मदद मिली थी। मगर और है कौन? उसको लाएंगे जैन में ढूंढ के सरकारें कि मालूम है इसके दांत और नाखून नहीं है। ऐसे ही होगा, दांत और नाखून वाले नेता जब तक समाज में नहीं होंगे समाज का उत्थान नहीं होगा।